तो कोरोना को लेकर के लगातार हालात बेहद चिंताजनक बने हुए हैं और एक बार फिर 2 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। आप ये तस्वीरें देखिए, देश के अलग अलग राज्यों में एक जैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं और देश भर में कुल 2,34,000 से ज्यादा मामले एक बार फिर से सामने आए हैं और इन आंकड़ों ने एक बार फिर से पूरे देश की जनता को डरा दिया है। चाहे आप महाराष्ट्र की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, दिल्ली की बात करें या फिर दूसरे राज्यों की बात करें, हर जगह से रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आ रहे हैं। और अब राष्ट्र की बात मानव गुप्ता के साथ। नमस्कार, राष्ट्र की बात के साथ मैं हूं मानव गुप्ता। आज आप जानते हैं देश भर में कोरोना वायरस का कहर है। हर तरफ हाहाकार मचा है। कहीं बेड्स की कमी, कहीं ऑक्सीजन की कमी, कहीं दवाइयों की कमी। हालात इतने खराब हैं कि शमशान घाट में अब चिता जलाने के लिए जगह नहीं मिल रही। कब्रिस्तान में लाशों को दफनाने के लिए जगह नहीं है। हर कोई परेशान है, हर तरफ। उधर दूसरी तरफ बंगाल में चुनाव चल रहा है, हरिद्वार में कुंभ चल रहा है और इस सब के बीच और घिनौनी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। अब तो सीधे सीधे कांग्रेस और बीजेपी के बीच शमशान और कब्रिस्तान की राजनीति शुरू हो गई है। जी हां, राहुल गांधी ने ट्विटर पर जो आरोप लगाया है वो भी आपको दिखा देते हैं। राहुल गांधी ने ट्विटर पर जो लिखा है वो आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, राहुल गांधी लिख रहे हैं, शमशान और कब्रिस्तान दोनों जो कहा सो किया। मतलब निशाना सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर है। आप समझ ही रहे हैं, शमशान और कब्रिस्तान की राजनीति करने का आरोप कांग्रेस पहले भी बीजेपी पर लगाती आई है। इस बार राहुल गांधी एक कदम आगे चले गए और बोले बिल्कुल सही, शमशान और कब्रिस्तान यही वादा किया था और अब यही किया है बिल्कुल। यानी शमशान और कब्रिस्तान में जो लाशें दफनाई जा रही हैं, जो चिताएं जलाई जा रही हैं, उनके लिए प्रधानमंत्री जिम्मेदार है। उधर मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर कह रही हैं कि कुंभ के मेले से जो लोग अपने अपने घरों को अब लौटेंगे वो प्रसाद की तरह कोरोना बांटेंगे। जरा सुन लीजिए जल्दी से क्या कह रही है मुंबई की मेयर। दिल्ली में जो कार्यक्रम हुआ अपना मुस्लिम बांधवों का 27 लोग आने के बाद जो बढ़ गया, वैसे भी आज भी हर राज्य में ये लोग प्रसाद जैसा कोरोना बांटेंगे और बहुत ही हर राज्य इफेक्ट होगा। इसीलिए पंतप्रधान सम्माननीय मोदी सर ने जो ट्वीट किया है वो सही किया है, बंद होना चाहिए। लेकिन अभी बंद होने से हम बच नहीं सकते। अभी बचना है तो उनको सबको जिस राज्य में जाएंगे उनको खुद के पैसे से क्वारंटाइन करना चाहिए, उनका रिपोर्ट देखना चाहिए। मुंबई में क्या मैम? मुंबई में भी हम यही सोच रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा होटल्स उनको विलगी करने के लिए ले रहे हैं। हर एक एसटी डेपो, हर एक जिधर ज़्यादा से ज़्यादा टिकट देख के समझ में आएंगे किधर से आए तो उनको क्वारंटाइन करना है। तो ये मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर कह रही हैं ये कुंभ के जितने भी श्रद्धालु हैं ये प्रसाद की तरह अब अपने अपने घरों में, अपने अपने इलाकों में कोरोना को लेकर जाएंगे और बांटेंगे वहां लोगों में। राष्ट्र की बात में आज का सवाल आ रहा है आपकी टीवी स्क्रीन पर। बहुत अहम सवाल है आज। सवाल ये है, ये जो कोरोना से लड़ाई चल रही है ये शमशान और कब्रिस्तान पर कैसे आ गई? और दूसरा, मोदी की कोविड रणनीति पर आखिर ये सियासत क्यों हो रही है? इसी पर बहस होगी। लेकिन जल्दी से पहले जरा स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन क्या कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से 2020 में हमने कोविड का सामना पूरी गहराई, गंभीरता और आत्मविश्वास के साथ किया और उसमें सफलता प्राप्त की, उसी प्रकार से जो अभी 2 महीने में कोविड के
केसेस में बढ़ोतरी हुई है। इस चुनौती का भी सामना हम सब मिलकर करेंगे और सफलतापूर्वक अपने देश के लोगों को कोविड से बचाने में, कोविड का उनका उपचार कराने में और उनको सब प्रकार की कोविड के इलाज के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने में सहयोग करेंगे। तो आपने देखा, शमशान और कब्रिस्तान पर आ गई है कोरोना से लड़ाई। कोरोना से लड़ाई होनी चाहिए, अब ये कोरोना की सियासी लड़ाई बन गई है। और इस बीच एक और गंभीर आरोप महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने आरोप लगा दिया है कि केंद्र सरकार ने कोविड की दवा रेमडेसिविर बनाने वाली कंपनियों से कह दिया है कि वो महाराष्ट्र को यह दवा सप्लाई ना करें। बहुत गंभीर आरोप है। नवाब मलिक कह रहे हैं 16 कंपनियां जो ये दवा बनाकर एक्सपोर्ट करती हैं, उनका एक्सपोर्ट तो सरकार ने बैन कर दिया, लेकिन जब महाराष्ट्र सरकार ने इन कंपनियों से रेमडेसिविर डायरेक्टली खरीदने की कोशिश की तो केंद्र सरकार ने इन कंपनियों से मना कर दिया कि महाराष्ट्र को नहीं देनी है। जरा सुन लीजिए क्या कह रहे हैं नवाब मलिक। महाराष्ट्र में और देश में ऑक्सीजन की किल्लत है, साथ ही साथ रेमडेसिविर की दवाओं की भी किल्लत हो गई है। हम लोगों की मांग पर केंद्र सरकार ने जो इस दवा के निर्यात वाले जो यूनिट थे उनको निर्यात पे पाबंदी लगाने का काम किया। जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट थे 16, वो लोग दवा विदेश में निर्यात नहीं कर पा रहे हैं। वे लोग सरकार से परमिशन मांग रहे थे कि हमें देश के भीतर बेचने की परमिशन दी जाए। सरकार कह रही थी कि 7 कंपनियों को दे दें आप, तो 7 कंपनियां लेने के लिए तैयार नहीं थी। और महाराष्ट्र सरकार की जानकारी मिलने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि सरकार सीधे आपसे लेना चाहती है। जैसे ही ये जानकारी उन लोगों ने केंद्र की सरकार को दिया, केंद्र की सरकार ने कहा कि आप महाराष्ट्र सरकार को सीधे देंगे तो आप पे कार्रवाई होगी। हमें लगता है ये रवैया घातक है। तो नवाब मलिक ने सीधे आरोप लगा दिया है। नवाब मलिक कह रहे हैं कि केंद्र सरकार महाराष्ट्र को रेमडेसिविर जानबूझकर नहीं देना चाहती। इससे पहले ऑक्सीजन को लेकर भी महाराष्ट्र सरकार ने इसी तरह का आरोप लगाया था कि जानबूझकर महाराष्ट्र की सरकार को ऑक्सीजन नहीं दी जा रही है, जिसके जवाब में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल कह रहे हैं ये उद्धव ठाकरे की एक नया पैंतरा है, सियासी पैंतरा है, क्योंकि 110% ऑक्सीजन इस समय बनाई जा रही है और सारी की सारी जो उद्योगों को दी जानी चाहिए वो सारी मेडिकल यूज के लिए दी जा रही है और महाराष्ट्र को सबसे ज्यादा ऑक्सीजन दी गई है। ये पीयूष गोयल ने सफाई दी है। राष्ट्र की बात में आज मुद्दे पर आ रहा हूं। मुद्दा यही है, शमशान और कब्रिस्तान पर ये लड़ाई कैसे आ गई। मेरे साथ बीजेपी से राजीव जेटली आ गए हैं, आप उनको देख पा रहे हैं। कांग्रेस से अभय दुबे आ गए हैं। एनसीपी से क्लाइड क्रास्तो हैं। समाजवादी पार्टी से जूही सिंह आ गई हैं, उनको भी आप देख पा रहे हैं। एलजेपी से AK वाजपेयी हैं और डॉक्टर राजीव रंजन हैं, सीनियर कंसल्टेंट मैक्स हॉस्पिटल। राजीव जेटली, पहले आप जवाब दीजिए। राहुल गांधी ट्विटर पर लिख रहे हैं शमशान कब्रिस्तान दोनों, जो कहा सो किया। यानी आपने जैसी राजनीति की है आपने देश को बिल्कुल वहीं लाकर खड़ा कर दिया है, शमशान और कब्रिस्तान में। एक सेकंड रुकिएगा जरा, पहले अरविंद केजरीवाल कुछ कह रहे हैं, जरा वो सुन लेते हैं पहले। अगर कोरोना उतना हो जाता है तो हम एक कदम कोरोना से आगे होने चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने डॉक्टर हर्षवर्धन साहब से फ़ोन पे बात की और उनसे मैंने निवेदन किया। ये तीनों चीज़ें मैंने उनसे मांगी, तीनों चारों चीज़ें। एक तो मैंने उनसे निवेदन किया कि दिल्ली के अंदर बेड्स की बड़ी मात्रा में कमी हो रही है। नवंबर के अंदर जब कोरोना आया था तो 4100 बेड केंद्र सरकार ने हमें मुहैया कराए थे। इस वक्त केवल 1800 बेड दिए हैं, जबकि ये वाली वेव पिछले वाली वेव से 3 गुना ज़्यादा घातक। अभी तक उसमें 8500 केस पीक पे आए थे, हम 24,000 पे पहुंच चुके हैं। तो उनसे मैंने निवेदन किया, केंद्र सरकार के लगभग 10,000 बेड्स हैं दिल्ली में, इसमें से कम 50% बेड्स कोरोना के लिए रिजर्व किए जाएं। जैसे अगर मैं बताऊं, जो मेन ऑल इंडिया मेडिकल है
उसमें 1162 बेड्स हैं टोटल। उसमें से केवल 23 बेड्स कोरोना के लिए रिज़र्व किए गए हैं। सफदरजंग हॉस्पिटल है, उसमें 2900 बेड्स हैं टोटल। उसमें से केवल 204 बेड्स कोरोना के लिए रिज़र्व किए गए हैं। तो मेरा एक उनसे निवेदन था कि कम से कम 50% बेड्स कोरोना के लिए अगर रिज़र्व किए जाएं तो एकदम से 3-4 हज़ार बेड्स एक्स्ट्रा कोरोना के मरीज़ों को मिल सकते हैं और उसी तरह से आईसीयू के अंदर भी बेड्स दिए जाएं। दूसरा, उनको मैंने बताया कि किस तरह से दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो रही है। अगर ऑक्सीजन की तुरंत सप्लाई दिल्ली में की जाए, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आज मुझे बताया गया है कि ज़्यादा कमी हो रही है, तो अगर ऑक्सीजन की सप्लाई तुरंत करवा दी जाए। और तीसरा, मैंने उनको बताया कि रेमडेसिविर और टोसिलिजुमैब की काफ़ी किल्लत हो रही है, अगर वो मुहैया कराई जा सके। हमें केंद्र सरकार से हमेशा कोरोना की लड़ाई के दौरान मदद मिली है और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि इस बार भी केंद्र सरकार दिल्ली में हमें पूरी मदद मिलेगी। ये भी सामने ऐसी खबरें आई हैं कि ये कुछ दवाइयाँ जिनकी शॉर्टेज हो रही है, इसकी शायद कभी ब्लैक मार्केटिंग ना हो रही हो, होर्डिंग ना हो रही हो। तो आज अफसरों की मीटिंग में सख्त निर्देश दिए गए हैं कि उनके ऊपर रेड मार के और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए अगर कोई भी इन दवाइयों की होर्डिंग या ब्लैक मार्केटिंग करते हुए पाया जाता है। तो एक शिकायत ये आ रही है और ये सही भी है कि टेस्ट्स में अचानक दिल्ली के अंदर, दिल्ली देश में अकेला शहर था जहाँ 24 घंटे में टेस्ट के रिजल्ट आया करते थे। पिछले कुछ दिनों से 3-3, 4-4 दिन लग रहे हैं टेस्ट्स में। ये शिकायतें आ रही हैं और उसका कारण ये है कि कुछ लैब्स ने अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा सैंपल उठाने चालू कर दिए हैं। उनकी कैपेसिटी मान लीजिए 5000 की है दिन की, वो 10,000 ले लेते हैं, 15,000 सैंपल डेली ले लेते हैं और वो एक देने सैंपल का रिजल्ट देने में उनको 3-3, 4-4 दिन लग जाते हैं। इससे नुकसान आप समझिए कि एक सीरियस मरीज, उसने आज सैंपल दिया, उसका रिजल्ट अगर 3 दिन बाद आएगा, 3 दिन के अंदर तो उस व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। तो उनकी ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं। ऐसी लैब्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी जो अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा सैंपल उठाते हैं और 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट नहीं देते। और सभी डीएम्स को भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि किसी भी लैब को सैंपल देने के पहले देखें कि उनके पास कुछ पेंडिंग सैंपल्स तो नहीं पड़े हुए हैं। उन लैब्स को बिल्कुल सैंपल ना दिए जाएं जो 24 घंटे के अंदर अपनी रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं। कुछ हॉस्पिटल्स देखने को मिले, हमारा एक ऐप है दिल्ली सरकार का, उस ऐप में आपको रियल टाइम बेसिस पे पता चलता है कि किस अस्पताल के अंदर कितने बेड भरे हुए हैं, कितने बेड कोरोना के खाली हैं, कितने आईसीयू बेड हैं, कितने खाली हैं, कितने भरे हुए हैं। रियल टाइम बेसिस के ऊपर इस ऐप पे आप देख सकते हो। और ये ऐप हम नहीं चलाते, हर हॉस्पिटल को हमने पासवर्ड दिया हुआ है, वो हॉस्पिटल वाले खुद उसमें डेटा भरते हैं। तो जिस हॉस्पिटल ने अपने ऐप में, हमारे दिल्ली सरकार के ऐप में भरा हुआ है कि अभी मेरे पास 40 बेड खाली हैं, और कोई वहाँ जाता है और बेड मांगता है और अस्पताल मना कर देता है, तो ये इसके खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस तरह की शिकायतें आ रही हैं कि ऐप में दिखा रहे हैं कि बेड है लेकिन अस्पताल बेड दे नहीं रहे, वहाँ जाते हैं तो कहते हैं बेड खाली नहीं है। ऐसे अस्पतालों के खिलाफ जो गलत जानकारी भर रहे हैं, जो फ़ोन पे ठीक जानकारी नहीं दे रहे हैं और ऐप में होते हुए भी अगर वो मरीज को बेड नहीं देते हैं, ऐसे अस्पतालों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोरोना से निपटने के लिए हमें मजबूरी में ये वीकेंड कर्फ्यू लगाना पड़ा। चारों तरफ से खबर आ रही है कि लोग इसका अच्छे से पालन कर रहे हैं। अगले कुछ दिनों तक हम स्थिति पे नज़र रखे हुए हैं। अगर स्थिति और गंभीर होती है और अगर हमें जो भी कदम इसको कंट्रोल करने के लिए, आपकी ज़िंदगी बचाने के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए जो भी कदम उठाने पड़ेंगे, हम कदम उठाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज तक जैसे आपने मेरा साथ दिया, हर कदम पे जो भी कदम हमने उठाया आपने साथ दिया, आप इसी तरह से हमारा साथ देते रहेंगे। नमस्कार। तो अरविंद केजरीवाल को आपने सुन लिया। इशारों इशारों में अरविंद केजरीवाल बोल गए अभी सिर्फ वीकेंड लॉकडाउन लगाया है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो मैं कोई भी फैसला लेने से नहीं हिचकूंगा और मुझे पूरा भरोसा है दिल्ली की जनता उस फैसले में भी मेरा साथ देगी। इशारा आप समझ गए होंगे, दिल्ली भी लॉकडाउन की तरफ बढ़ सकता है जैसे महाराष्ट्र बढ़ चुका है पहले ही। आज के मुद्दे पर आ रहा हूं, राष्ट्र की बात में। कोरोना की लड़ाई राजीव जेटली
राहुल गांधी कह रहे हैं शमशान और कब्रिस्तान पर आप ले आए हैं क्योंकि आपकी राजनीति वही है। राजीव जेटली। मानक भाई, आजकल जब हम कोरोना पे डिबेट करते हैं तो मुझे लगता है सभी पार्टियों के प्रवक्ता, जो समझदार प्रवक्ता होते हैं, बड़ी गंभीरता के साथ वो अपनी बात रखते हैं, क्या तैयारियां उन्होंने की हैं, उनकी राज्य सरकारों में क्या तैयारियां हुई हैं, किस तरह से और बेहतरी की जा सकती है, ये सब बातें रखी जाती हैं। लेकिन मजबूरी बन जाती है कई बार, क्योंकि राहुल गांधी तो शमशान में जाके अपनी हुई मरी हुई राजनीति की राख जो है ना वो ढूंढ रहे हैं कि कहां से भी उस राख के अंदर भी मैं जिंदा होकर के निकल जाए, मेरी राजनीति जिंदा निकल जाए। उस कब्रिस्तान के अंदर जाकर के वो कंकाल ढूंढते हैं कि मेरी मरी हुई राजनीति के कंकाल कहां मिलेंगे मुझे। हर मौका ढूंढते हैं कैसे भी किसी भी हद तक गिर जाने का, और गिर करके अपनी राजनीतिक सर्वाइवल की जाए। लेकिन दुबे जी यहां बैठे हैं, वो समझदार हैं, उनकी पीड़ा मैं समझ सकता हूं कि आज कैसे उनको बच करके निकलना है। राहुल गांधी को डिफेंड करना मुश्किल काम है, क्योंकि इन्हीं के प्रदेशों के मुख्यमंत्री जब आपके टीवी चैनल पर बैठते हैं तो वो ये इस बात की ब्यौरा देते हैं कि कितनी हमें सेंटर से, कितनी हमें केंद्र से सहायता चाहिए और कितनी सहायता से हम संतुष्ट हैं। एक भी मुख्यमंत्री ने देश के प्रधानमंत्री केंद्र सरकार के ऊपर नेगेटिव टिप्पणियां नहीं करी हैं। केवल दिल्ली में बैठे बैठे एक व्यक्ति जिन्होंने खुद वैक्सीन नहीं लगवाई है, वो कभी ट्वीट करते हैं कब्रिस्तान का, कभी करते हैं शमशान घाट का। ये अपने आप में दर्शाता है राजीव जेटली, नहीं राजीव जेटली, लेकिन सच तो है ना ये, राजीव जेटली सच तो है ना ये कि आज पूरा देश शमशान और कब्रिस्तान की तस्वीरें ही देख रहा है। बस अस्पताल में कहीं बेड नहीं है, कहीं ऑक्सीजन नहीं है, कहीं दवाई नहीं है, किसी को बेड नहीं मिल रहा है, किसी को कुछ नहीं मिल रहा है, कहीं दफनाने की जगह नहीं मिल रही है, कहीं जलाने की जगह नहीं मिल रही है। ये तो सच है ना। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, वैक्सीन के ऊपर भी हमने एक ब्यौरा जारी किया है। उस ब्यौरे के अंदर हर राज्य सरकार ने कितनी कंज्यूम करी है और कितनी अभी उनके पास सरप्लस पड़ी है, जिसमें लगभग 10% सरप्लस दिखाई गई है राज्य सरकारों द्वारा भी, और केंद्र सरकार ने जो स्टेटमेंट जारी करी है उस स्टेटमेंट के अंदर भी। तो बार बार इस बात को उठा देना, जैसा अभी थोड़ी देर पहले आप महाराष्ट्र की बात कर रहे थे, एक व्यवस्था बनती है किसी भी मेडिसिन कंपनी से अगर देशव्यापी कोई मुहिम हमने छेड़ी है तो उसमें देशव्यापी मुहिम में बराबर का अधिकार सभी राज्यों का होना चाहिए, उनकी जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से जो कार्य हम कर रहे हैं। तो आप जाकर के उनको अप्रोच कर रहे हैं कि हमें दे दीजिए, हो सकता है आप उनसे वो प्रोक्योरमेंट करके और दबा लें। नहीं, एक सेकंड राजीव जेटली, थोड़ा और स्पेसिफिक कर देता हूं। कांग्रेस ने बाकायदा आज एक आरोप पत्र जारी किया है, उसने बाकायदा पॉइंट वाइज बताया है कि कैसे आपकी पूरी की पूरी कोविड रणनीति एकदम फेल हो गई है। ना अपने समय पर इस दूसरी लहर के प्रति खुद समझे, ना देश को समझाया, ना देश को तैयार किया, ना आपने वैक्सीन प्रोडक्शन बढ़ाया, ना आपने विदेशी वैक्सीन को आने की परमिशन दी और उनको लाया। आप वैक्सीन नेशनलाइजेशन, आत्मनिर्भर भारत के इस झूठे एक एहसास के तहत आप लेकर उसे बैठे रहे, और उसी का नतीजा है कि आज ये देखने को मिल रहा है जो हो रहा है देश में। आप ये देखिए मानक जी, जब हम वैक्सीन को इंट्रोड्यूस कर रहे थे और वैक्सीन को हम कह रहे थे लेकर के आएंगे, सबको वैक्सीनेशन करवानी चाहिए, आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। मैं इनकी बात नहीं करूंगा, इनके प्रवक्ताओं, क्योंकि वो इतने बेवकूफ नहीं है राहुल गांधी की तरह, वो बहुत समझदार है। जब हम ये डिबेट करा करते थे, राहुल गांधी रोज वैक्सीन के ऊपर उंगली उठाते थे, और वही वैक्सीन, जिस वैक्सीन की डिमांड इनके मुख्यमंत्री कर रहे हैं, जिस वैक्सीन के लिए ये कह रहे हैं कि हमारे पास कमी पड़ गई, ये वही वैक्सीन है जिसके ऊपर राहुल गांधी ने उंगली उठाई थी, और इनके प्रवक्ताओं की मजबूरी बनती थी कि टीवी पर बैठकर उसको डिफेंड करते थे। आज देखिए उसी वैक्सीन की लड़ाई लड़ेंगे। तो इनकी वो स्टेटमेंट बेहतर थी या ये स्टेटमेंट बेहतर है? अब दूसरी बात मैं एक छोटी सी बात साथ में रख दूं कि मैं बार बार कोट करूंगा इस बात को, मैं तारीफ करूंगा इनके मुख्यमंत्रियों की, जो प्रदेशों से मुख्यमंत्री आते हैं। क्या वो जनप्रतिनिधि है या वो व्यक्ति जनप्रतिनिधि है जो उनकी राजनीतिक पार्टी को दिल्ली में बैठ के चला रहा है? दोनों की स्टेटमेंट से आप किसकी स्टेटमेंट को मानेंगे? सार्वजनिक तौर पे जो मुख्यमंत्रियों ने स्टेटमेंट दिया है, जो राहुल गांधी जो अपने कमरे में बैठ करके स्टेटमेंट देते हैं? तो पहले तो ये भी आज डिस्टिंग्विश कर दीजिए कि हम स्टेटमेंट किसकी मुझे पता है क्लाइड बोलना चाहते हैं। एक सेकंड रुकिएगा, उसके बाद आप ही के पास आ रहा हूं जरा। अभय दुबे, अच्छा बोलिए क्लाइड बोलिए क्लाइड। अबे दुबे एक सेकंड रुकिए, क्लाइड कुछ कहना चाह रहे हैं। उन्होंने महाराष्ट्र की बात की और जनसंख्या के हिसाब से मुहैया किया जाता है वो बात की। तो मेरा ये सवाल ये है कि अगर गुजरात की जनसंख्या अगर 7 करोड़ है और महाराष्ट्र की जनसंख्या 12 करोड़ है, तो वैक्सीन आपको कहां ज्यादा देना चाहिए? गुजरात की 7 करोड़ जनता को आप 30 लाख वैक्सीन देते हो। 10% सरप्लस है आपके पास, मेरे पास रिकॉर्ड है, आप रिकॉर्ड दिखाइए। 10% अभी भी सरप्लस है आपके पास। मैंने बीच में बात नहीं की, तो थोड़ा तो रखिए, धीरज रखिए, पता है सच्चाई से आप झूठ मत बोलिए ना, इसलिए बोल रहा हूं आपको, झूठ मत बोलिए।
10% सरप्लस। बता रहा हूं सर, मैं ये बताना झूठ बोलूं तो मैं झूठ बोल रहा हूं तो अच्छा नहीं, न्यूज़ एक सेकंड 24 पे आऊंगा नहीं। ओके, 1 सेकंड, एक मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सबसे, एक तो एक एक करके बोलिएगा। हाँ बोलिए, अपनी बात पूरी करिए क्लाइड। हाँ बोलिए बोलिए। जब गुजरात की जनसंख्या 7 करोड़ है और आप उन्हें 30 लाख वैक्सीन देते हैं और महाराष्ट्र की जनसंख्या 12 करोड़ है, आप 7 लाख की वैक्सीन दे रहे हैं, तो जनसंख्या के हिसाब से कहां 10% हो गया। और अगर आप कहते हैं हमारी रिक्वायरमेंट 40 लाख प्रति हफ्ते है और आप हमें 7 लाख देते हो। रेमडेसिविर जो है, अभी आपने बताया कि नवाब मलिक साहब का जो पूरा ट्वीट हमने सब अभी पर्दाफाश किया है। जब 20 लाख वायल अवेलेबल है 16 कंपनियों के पास में, सेंट्रल गवर्नमेंट कहती, सरकार कहती है कि वो 7 कंपनी जो उसका प्रोडक्शन करके उनके साथ जाइए, वो कहते हैं हमें नहीं लेना जिम्मेदारी, और ये कहते हैं अगर आप महाराष्ट्र को देंगे तो हम आपका लाइसेंस कट कर देंगे। और फिर बाद में और एक ट्वीट है, मानक जी आप और एक ट्वीट देखिए, वो ट्वीट में एक लेटर दिया गया है जहां पर लिखा गया है कि निर्यात करने वाले जो कंपनी है जो इनको लोकली अलाउ करेंगे तो सिर्फ गुजरात में रेमडेसिविर देना चाहिए। अगर आप सिर्फ गुजरात में रेमडेसिविर देंगे तो हम आपको अलाउ करेंगे, वहां क्यों ऐसा करते हो? मतलब मेरा कहने का मतलब क्लाइड 1 सेकंड। ओके, देखिए अगर ये सच है क्लाइड, अगर ये सच है कि किसी भी दवा में या वैक्सीन में किसी भी एक राज्य को, और वो भी राजनीतिक वजहों से, प्राथमिकता दी जा रही है, किसी राज्य के साथ भेदभाव हो रहा है, बिल्कुल गलत है। और एक एक आंकड़ा रख के, एक एक फैक्ट रख के हम एक्सपोज करेंगे उसे। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं कि आप कंपनियों से डायरेक्टली खरीद लेंगे, सुन तो लीजिए, बात तो सुन लीजिए एक सेकेंड। ये जो आप कह रहे हैं कि आप कंपनियों से डायरेक्ट खरीद लेंगे, ऐसे तो होड़ मच जाएगी, सारी सरकारें कंपनियों से डायरेक्ट खरीदने लगेंगी। आपको भी पता है एक सिस्टम बना हुआ है। किसने कहा कंपनी से डायरेक्ट खरीदेंगी? गुजरात में, सूरत में 5000 वायल बीजेपी के ऑफिस में से बांटा जाता है, दफ्तर से, वो कहां से लेते हैं? यहाँ मुंबई में एक बीजेपी के नेता, राजीव जेटली जवाब दीजिए, उसके बाद आ रहा हूं अभय दुबे। राजीव जेटली बोलिए। मैं आपको एक बात बता दूं, शायद इनके पास ये जानकारी का अभाव होगा। लगभग 1 करोड़ 1 करोड़ से ऊपर की जो वैक्सीन है वो इनको दी गई है, जिसमें से 91 लाख वैक्सीनेशन महाराष्ट्र के अंदर हुई है अभी तक। और जो पाइपलाइन में वैक्सीन है वो लगभग 15 लाख वैक्सीन है। 15 लाख वैक्सीन इनके अभी भी स्टॉक में पड़ी है और 19 लाख वैक्सीन अभी पाइपलाइन के अंदर है। ये रिकॉर्ड है मेरे पास, और ये रिकॉर्ड ऐसा रिकॉर्ड है जिसको ये झुटला नहीं सकते, क्योंकि इन्होंने खुद टैली की है। तो मैंने बार बार जो आपसे कहा कि 10% सरप्लस वैक्सीन वहां पर पड़ी है, तो इसका मतलब आप वैक्सीनेशन से ज्यादा इस रेमडेसिविर का जो आरोप है उस पर कुछ जवाब दे पाएंगे आप? रेमडेसिविर आपने कंपनियों को मना कर दिया कि महाराष्ट्र सरकार को मत बेचिए। देखिए, सभी प्रदेशों को उपयुक्त मात्रा में दवाइयां भी उपलब्ध करवाई जा रही है और वैक्सीन भी करवाई जा रही है। दोनों ही उपयुक्त मात्रा में उपलब्ध करवाई जा रही है। ये हमारा कोई मतलब नहीं है एनसीपी से, शिवसेना से या किसी और राजनीतिक पार्टी से, कांग्रेस से। हमारा मतलब जनता से है, जनता को वो सुविधाएं मिलनी चाहिए। हाँ, अगर उसके बीच में दीवार बन के बैठ जा रही, इतना एनर्जी अगर आपने अपने हॉस्पिटल में लगाई होती जहां बेड नहीं है, इतनी एनर्जी आपने ऑक्सीजन में लगाई होती, तो शायद ये दिक्कत ना आती। आपको बीच बीच में राजनीति करनी पड़ती है, बीच बीच में दिखाना पड़ता है। अभय दुबे आइए, अभय दुबे बोलिए। अभय दुबे से संपर्क टूट गया है, उनको दोबारा मैं जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। जूही जी आप बोलिए। जूही जी बहुत दिन बाद आई हैं, पहले तो स्वागत है आपका। अब मतलब दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ऐसे समय में आपको हमें डिबेट करनी पड़ रही है। बोलिए जूही। माना जी, स्थितियां कितनी गंभीर है ये आप स्वयं बता चुके हैं। अगर हम महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश का झगड़ा भी छोड़ दें तो अभी तक हमने फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीन केवल 7.3% अपनी पॉपुलेशन को दिया है, जबकि कहा जाता है कि 30 दिन या 40 दिन लगते हैं इसका असर होने में। तो वैक्सीनेशन ड्राइव क्यों इतनी धीरे चल रही है? दूसरी बात कि रेमडेसिविर, ऑक्सीजन की कमी, बेड की कमी, उत्तर प्रदेश के हालात भयावह हैं। अपने प्रदेश की मैं बात करती हूँ, कालाबाजारी जमकर हो रही है। कल हम क्यों नहीं तैयार थे? करीब 1.5 साल हो गया जब कोरोना ने दस्तक दी थी भारतवर्ष में और सभी प्रदेशों में। यह कहना कि संक्रमण महाराष्ट्र तक सीमित है, यहाँ ज्यादा है, यहाँ इतनी वैक्सीन दी गई है, ऐसे तो संक्रमण चलता नहीं है, सभी जगह है। हमने ना बेड तैयार किए, ऑक्सीजन की
कमी। आज हम कह रहे हैं कि करीब 100 अस्पतालों में अपने ऑक्सीजन प्लांट लगेंगे, जबकि लखनऊ में ऑक्सीजन की कमी से कई लोगों की मौत हो चुकी है। तो केवल कोरोना से लोगों की मौत नहीं हो रही है, दुखद यह है कि हम उनका उपचार नहीं कर पा रहे हैं, तो समय पर उपचार नहीं पहुंचने से उनकी मौत हो रही है। साथ ही शमशान घाट की बात मैं ट्वीट पर बात नहीं करूंगी, लेकिन मरने में भी हम कहाँ डिग्निटी दे पा रहे हैं। शमशान, कब्रिस्तान जहां लाशें जलाई जाती हैं वहां टोकन दिए जा रहे हैं, आधिकारिक आंकड़े डर के मारे जारी नहीं किए जा रहे हैं। ऐसे कई जगह, गाजियाबाद जहां बताया गया है कि 2 दिन से आधिकारिक डेथ ही नहीं हुई, जबकि आप जाएंगे अगर शमशान घाट में तो कई चिताएं आपको जलती हुई दिखाई देंगी। तो हम किस तरह की संवेदनशीलता दिखा रहे हैं। जी बोलिए वाजपेयी जी। जी वाजपेयी जी बोलिए, आप ही बोलिए वाजपेयी जी, कैसे डिफेंड करेंगे वाजपेयी जी, चारों तरफ हो रहा है, हमने पहले तैयारी नहीं की, इसका मतलब वाजपेयी जी तो भयावह है। देखिए, और ये समय नहीं देखिए, स्थिति भयावह है। इसको किसी को इतना अंदेशा नहीं था कि इतनी जबरदस्त सेकंड वेव आ जाएगी। देखिए, पहली बार जो वेव आई उसमें इंतजाम करके कंट्रोल किया ना हमने, पूरे विश्व को मालूम है कि भारत ने सारी चीजें कंट्रोल की। लेकिन ये जो सेकंड वेव आई है इसकी परसेंटेज देखिए, एक आदमी 90% लोगों को गड़बड़ करता है। देखिए, राज्य सरकार, केंद्र सरकार जिससे जो बन रहा है वो कर रहे हैं, लेकिन ये ब्लेम गेम का टाइम नहीं है। आई एम सॉरी, राजनीतिक पार्टियों को भी समझना पड़ेगा कि ये ट्वीट करने का टाइम नहीं है, जनता से अपील करने का टाइम है, सेल्फ लॉकडाउन करने का टाइम है, और जिससे कि लोग बचे, दूसरे संक्रमित ना हो। देखिए, कमियां हैं, बिल्कुल है कमियां, एकदम जो नंबर बढ़े हैं उसकी वजह से कमियां महसूस की जा रही हैं, और सारी सरकारें प्रयासरत हैं। इसको ब्लेम न करिए प्लीज, भगवान के लिए ब्लेम न करिए। सवाल आपके लिए बड़ा आसान कहना है सरकार में बैठ के, आपके लिए सरकार में बैठ के बड़ा आसान है ये कहना कि ब्लेम गेम मत करिए, ट्वीट मत करिए, हमसे सवाल मत पूछिए, आरोप मत लगाइए। लेकिन वाजपेयी जी, जो आरोप लगाया जा रहा है और जो सवाल पूछा जा रहा है वो ये, हालांकि आप कह रहे हैं कि इतनी बड़ी लहर आ गई कि हमने ऐसी उम्मीद नहीं की थी। अरे तो यही तो हम कह रहे हैं, और विपक्ष क्या कह रहा है, कांग्रेस क्या कह रही है, या बाकी विपक्षी पार्टियां यही तो कह रही हैं कि तैयारी नहीं की। आप कंप्लेसेंट हो गए, लोग कंप्लेसेंट हो गए, ठीक है, सरकार भी कंप्लेसेंट हो गई, तैयारी नहीं की। हम क्या कह रहे हैं, आरोप लगाने की बात आपने की है तो आप सुन लीजिए। मानक जी सुनिए एक सेकंड, आप आरोप की बात आपने की है तो इन्होंने कौन सी कसर छोड़ी है गुमराह करने में जनता को। जब वैक्सीन आई थी तो इन्होंने कहा कि नहीं ये तो बीजेपी की वैक्सीन है, इससे तो इंपोर्टेंट हो जाओगे। इससे तो अखिलेश बाबू ने कहा जब हमारी सरकार आएगी तो हम फ्री लगाएंगे, और अब लगवाई कि नहीं लगवाई। उसको अपना पल्लू भी इनको झाड़ के देखना पड़ेगा कि इन्होंने किस तरह की गुस्ताखियां की हैं। जब हमने देश की जनता को कॉन्फिडेंस में लिया तो हमारा मजाक उड़ाया गया। देखिए, ये मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि ये समय नहीं है, ये कमियां गिनाने का नहीं है, ये सड़क पे उतरने का है, मदद करने का है। वाजपेयी जी, एक सेकंड, वाजपेयी जी एक सेकंड रुकिएगा, सिर्फ पॉइंट आउट। वाजपेयी जी, नहीं वाजपेयी जी, 1 मिनट रुकिए ना, 1 मिनट रुकिए। नहीं, ये समय कमियां गिनाने का है वाजपेयी जी, आप कैसे कह रहे हैं ये समय कमियां गिनाने का नहीं है। कमियां अगर गिनाएंगे नहीं, सवाल नहीं उठाएंगे तो इंप्रूव कैसे करेंगे, हालात पता कैसे चलेगा, बिल्कुल नहीं, पता नहीं चलेगा हिसाब से। वाजपेयी जी, देश के कोने कोने में, छोटे छोटे इलाकों में लोगों को क्या दिक्कतें हो रही हैं, ऑक्सीजन की कमी है, बेड की कमी है, दवाइयों की कमी है, कभी कुछ नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा। अगर ये सब अगर उठाएंगे नहीं, कैसे गुमराह। मानक जी नहीं, तो गलत बातें थोड़ी उठाएंगे आप। नवाब मलिक कैसे गुमराह कर रहे हैं। देखिए, ये जो वैक्सीन को कह रहे हैं कि डायरेक्ट कैसे ले सकते हैं ये स्टेट, अगर ये डायरेक्ट स्टेट लेने लगेगा तो ये सब हौच-पौच हो जाएगा। जो उसका प्रोटोकॉल केंद्र सरकार ने बनाया है पॉपुलेशन के हिसाब से या जो भी है उसके हिसाब से दी जाएगी। और कह रहे हैं कि चिट्ठी लिख दी सरकार ने, मना कर दिया केंद्र सरकार ने। ये गुमराह करने की बातें हैं। मुझे इस बात पे ताज्जुब हो रहा है कि ये समय गुमराह करने का नहीं है। सजेशन दीजिए, मदद कीजिए, जनता से अपील कीजिए। ये शमशान और कब्रिस्तान का वक्त है ट्वीट करने का क्या? ये है इशू। ओके, एक सेकंड, अभय दुबे आए क्या? भी निभानी पड़ती हैं, सत्ता वाले तो निभाई रहे हैं, लेकिन आप भी तो निभाइए। अभय दुबे नहीं जुड़ पाए। हाँ, एक सेकंड रुकिएगा सर। डॉक्टर राजीव रंजन भी है। डॉक्टर राजीव रंजन, क्या वाकई हम लोग तैयार नहीं थे, हमने तैयारी नहीं की और उसी का आज नतीजा है कि हम संघर्ष कर रहे हैं?
जी मानक जी, मैं कहना चाहूँगा हालात तो काफ़ी चिंताजनक है, काफ़ी चिंताजनक। आप ग्राउंड लेवल पे आएँ, क्लिनिक हॉस्पिटल में जाएँ, वहाँ आपको सही पिक्चर पता चलेगी। यहाँ बहस करने से कुछ नहीं होगा। अभी जो बच्चों में जो ये संक्रमण तेज़ी से बढ़ रहा है, हमारे पास रोज़ इतने फ़ोन कॉल्स, इतने ऑनलाइन कंसल्टेशंस आ रहे हैं। अभी कल लैंसेट ने स्टडी जारी की है कि एयरबॉर्न ट्रांसमिशन हो रहा है, ये काफ़ी ख़तरनाक है। और मैं बता दूँ आप सभी को जो भी सुन रहे हैं कि ये पैंडेमिक का सेकेंड वेव है। हर पैंडेमिक में 3 वेव्स आते हैं, तो हमें तीसरे वेव की भी तैयारी आज ही से कर लें। हम पूरी तरीके से सेकेंड वेव के लिए नहीं तैयार हैं। और आप देख रहे हैं कि कितनी ऑक्सीजन की कमी, बेड की कमी हो रही है, चिकित्सकों की कमी हो रही है। तो हमें काफ़ी सीरियसली इस पे मुद्दे पे आगे की भी तैयारी करनी है। जो थर्ड वेव आएगा वो काफ़ी खतरनाक होगा। ओके, लेकिन क्लाइड अगर इस तरह से आरोप प्रत्यारोप और ऐसे गंभीर आरोप कि हमें जानबूझकर दवा नहीं दी जा रही, हमें जानबूझकर ऑक्सीजन नहीं दिया जा रहा, ऐसे कैसे हम ये मिलकर कैसे लड़ पाएंगे अगर ऐसे आरोप लगाएंगे आप? तो सुन लेंगे मेरी बात, आप प्लीज जरा सुन लेंगे। आरोप नहीं लगा रहे, सच्चाई दर्शा रहे। मानक जी, सच्चाई दर्शाना एक गुनाह है। हम सच्चाई दर्शा रहे, बता रहे कि हमें जो चाहिए, यहाँ जरूरत है, वो आप नहीं दे रहे हैं। और जो आप कर रहे हैं यहाँ पर, अभी मैं आप देखिए, जो आप ट्वीट आप पढ़कर बताए, उसी ट्वीट में और एक लास्ट का ट्वीट देखिए, वहां पर जो लेटर है, गवर्नमेंट का लेटर गुजरात का, वहां पर है, वो दिखा दीजिए ना। वाजपेयी जी आसानी से बैठकर बंद कमरे में से बोल रहे कि ये नहीं करना चाहिए। जब उनकी खामियां हम गिन रहे तो कहिए खामियां गिननी नहीं चाहिए। अब पहले कह रहे हैं कि विलायती जो है वो वैक्सीन की बात कर रहे हैं, अभी खुद विलायती वैक्सीन ला रहे, तो बंद कमरे में बैठकर बात करना आसान है। उनको कहिए, अगर उनके नेताओं को भी कहिए कि लोगों से बात करें, संपर्क करें, ट्वीट कर भी बात करें, कुछ तो करें। कुछ नहीं कर रहे। हम आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहे, हम सच्चाई दर्शा रहे हैं। और जो सच्चाई है, अगर गलत हो तो कह दीजिए ना गलत है, जो है आपके सामने है। बात क्या कर रहे हैं? अगर हमें जो चीज नहीं मिल रही है, जो हमारा हक है और जो लोगों का हक है, हमारा नहीं, हमारी जनता का हक है, अगर आप हमारे जनता को हक नहीं देंगे, उनको दवाइयां नहीं मिलेगी, उनको वैक्सीनेशन नहीं मिलेगा, तो हम कहेंगे ना। बोलिए राजीव जेटली। जब तुम्हारे बात कर रहे हैं तो उसको आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। तो सच्चाई अगर आरोप प्रत्यारोप है तो ऐसे 100 सच्चाई नहीं, हजारों सच्चाई हम रोज बोलेंगे। बोलिए राजीव एक लाश को मुंबई तो के बोलेंगे, लाश को आप ही कह रहे थे ना मुख्यमंत्री शिकायत नहीं कर रहे। नहीं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, पूरी दुनिया ने देखा महाराष्ट्र के अंदर कोरोना पॉजिटिव लाश को चूहे खा रहे थे। इनका प्रशासन पूरी तरह से हाथ पे हाथ रख के बैठा था। सरकार की तरफ से स्टेटमेंट नहीं आ रही थी। अरे जो लॉजिस्टिक, जो सपोर्ट आपने देनी है लोकल लेवल पर, स्टेट लेवल पे आपका जो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, वो आप बना नहीं पाए। क्योंकि आप बना नहीं पाए, इसलिए अब आपको एक ही सॉफ्ट टारगेट नजर आता है कि झूठे आंकड़े पेश करके किसी ना किसी तरीके से केंद्र के ऊपर उंगली उठाई जाए। ये इसका मतलब होता है भाग जाना, डर के भाग जाना। जो भी व्यक्ति इस टाइम उंगली उठा रहा है, इसका मतलब वो डर करके भाग रहा है। आपने ऑक्सीजन की कितनी अवेलेबिलिटी करवाई, मुझे बताइए। आपने वहां पर लाशें देखी, आपने मानक जी, आपने डिबेट करी थी इस बात के ऊपर। महाराष्ट्र के अंदर लाश रखने की जगह नहीं थी। और पहले पेंडेमिक की बात बता रहा हूं मैं, पहले पेंडेमिक की बात बता रहा हूं, जब वहां पे हालात। अच्छा ओके, एक सेकंड, एक काम करते हैं। ओके, एक काम करते हैं, ऑलराइट, एक काम करते हैं। ओके, इसका मतलब क्लाइड क्रॉस तो एक कमेंट करिए, उसके बाद आ रहा हूं जूही जी, आपके पास भी आ रहा हूं। एक सेकंड क्लाइड, इसका मतलब ये हुआ, राजीव जेटली कह रहे हैं, क्लाइड सुनिए ना, क्लाइड सुनिए, तो राजीव जेटली कह रहे हैं कि आपको याद होगा जब लॉकडाउन लगाया था, डिजास्टर एक्ट लगाया था, उसके बाद धीरे धीरे सारी ताकत राज्य सरकारों को सौंप दी गई थी, उसके बाद सारी जिम्मेदारी राज्य सरकारों की हो जाती है। ये राजीव जेटली कह रहे हैं, जवाब दीजिए। जवाब दे रहा हूं ना मैं, तो ये वही सरकार है जब जनवरी के महीने में महाराष्ट्र में 2000-2500 केसेस थे, मुंबई में 300-350 केसेस थे। और यही सरकार है और यही यहाँ के लोग हैं जिन्होंने सरकार को मदद करके ये केसेस नीचे लाए थे। लेकिन जब केंद्र सरकार की बारी आई, अरे आपने क्या किया वो बताइए ना मुझे, आपने क्या किया अभी तक जितनी भी डिबेट लगाई, आप बताइए तो सही, कितने बेड का अरेंजमेंट किया, कितने अस्पताल बनाए आपने? आप मेरी आवाज सब्जेक्ट है, कितने अस्पताल बनाए बताइए तो सही, कम से कम की तरह आवाज क्यों जाके चिल्लाना शुरू कर देना वहां पर। ना एक सेकंड, राजीव जेटली एक एक करके, राजीव जेटली वन बाय वन। अब बोलिए क्लाइड, बोलिए। 2 मिनट, अरे इनमें हिम्मत है तो 2 मिनट चुप बैठकर मेरी बात सुन लीजिए। मेरे में हिम्मत है, मैं चुप बैठकर सुन रहा था। ये वही सरकार है जहां पीपी किट की मांग की, वैक्सीनेशन की मांग की, रेमडेसिविर की मांग की, तो ये केंद्र सरकार कहते महाराष्ट्र को नहीं किया जाएगा। दूसरे को यहां पर लेटर है कि गुजरात में आप दीजिए रेमडेसिविर।
जब क्यों ऐसे कर रहे हो आप? भाई मैं आपको यही बता वही रहा हूं 10% आपको मैंने आंकड़ा दे दिया, आपको अभी भी समझ नहीं आ रही है यार। काशी में अपने प्रशासन क्या कर रहे से कितनी वैक्सीन हमारे पास पड़ी है, कितनी दवाइयां हमारे पास पड़ी हैं, ये डिबेट के हिसाब से ना आपका प्रदेश नहीं चलने वाला, आपका हेल्थ का ओके एक सेकंड, ओके जूही जी को लाइए, एक सेकंड रुक जाइए। ओके अब वन सेकंड। बड़ा आसान है, स्टेट गवर्नमेंट के लिए बड़ा आसान है सेंट्रल गवर्नमेंट पे जिम्मेदारी डाल देना, और केंद्र सरकार के लिए बड़ा आसान है या रूलिंग पार्टी के लिए कि वो स्टेट गवर्नमेंट पे डाल दे, बहुत ही आसान है। लेकिन जूही जी आप तो स्टेट में भी आप अपोजिशन में है और सेंटर में भी, आपके हिसाब से जिम्मेदारी किसकी बनती है? क्या स्टेट गवर्नमेंट की बनती है या सेंट्रल गवर्नमेंट की बनती है? जूही जी मानक जी, अगर हम उत्तर प्रदेश के आंकड़े लें तो लखनऊ में 450 बेड पहले भी थे जब हम कोरोना की दस्तक हुई थी, आज भी उतने ही बेड हैं। और अगर वाजपेयी साहब इतने नाराज हो रहे हैं तो बड़ा गुनाह कर रहे हैं, क्योंकि विपक्ष को अगर आप चाहते हैं कि वो बोले और सुझाव दे तो आरोप प्रत्यारोप की तरह क्यों लेते हैं? जो कमियां हैं, आज जनता जहां खड़ी है, हम लोग नागरिक भी हैं इस देश के, कोई जरूरी नहीं है कि आप हर को दलगत दृष्टि से देखें। हम ही कह दें कि आप चुनावी रैलियां मत करिए, क्यों कर रहे हैं बंगाल में, इस पर आपका क्या जवाब होगा? तो थोड़ा आप भी जिम्मेदार बनिए। ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन से कमी से लोगों की मौत हो रही है, एम्बुलेंस लखनऊ में उत्तर प्रदेश में पहुंच नहीं रही है, डेजिग्नेटेड बेड्स उतने हैं नहीं, और अब हम इमरजेंसी मोड में जा रहे हैं जबकि हमारे पास 1.5 साल का पूरा समय था। अभी तक तो हम ये स्ट्रेन भी नहीं बता पाए हैं कि ये कौन सा स्ट्रेन है, इज दिस द सेकंड स्ट्रेन और नॉट, और कितना हद तक हम अभी संक्रमित। बोलिए वाजपेयी जी। जो टेस्ट हो रहे हैं जी, जो टेस्ट हो रहे हैं उसमें से 5 टेस्ट में से 1 व्यक्ति संक्रमित आ रहा है, स्थिति गंभीर है। तो थोड़ा सुनिए, हम ये नहीं लगा रहा है, लेकिन अधिकार देखिए हमारा सिर्फ कहना इतना सा था, और आप सुनिए क्योंकि आप सरकार है, आपको सुनना पड़ेगा। आज ये आपकी जिम्मेदारी है, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। इतना सा था कि ये समय जो है, कौन सा समय निर्धारित करेंगे आप? जब हमारा मानक ये कहने का मतलब था कि ये समय नहीं है आरोप प्रत्यारोप का, नंबर 1। और जब आप आरोप लगाएंगे, शिकायत जब मर जाएंगे हम लोग तब आप सुनेंगे ना। नहीं, आप सुनिए बात को, जब हम लोग मर जाएंगे अच्छा सुनिए तो सही, सुनिए ये भी आपके कार्यकर्ता ने कहा है। हम ये कह रहे हैं जब आप आरोप लगाएंगे तो अपना गिरेबान भी देखेंगे। देखिए आपने बड़ी आसानी से सुनेंगे नहीं तो कैसे बात बनेगी? सब लोग स्काइप पे हैं, प्लीज सुनिए। वो देखिए, चश्मा उतारिए, जनता की मदद करिए। आपका खुद का स्काइप पे है, बात नहीं हो पाएगी। जब आप इलेक्शन की बात करोगे वेस्ट बंगाल की, तो आपकी सांसद जया बच्चन भी तो जाके भाषण दे रही हैं। नहीं, हम ये कह रहे जूही जी, जब आप आरोप लगाएंगी, वेस्ट बंगाल के इलेक्शन की बात करेंगी, तो आपकी सांसद जया बच्चन भी तो जाके भाषण दे रही हैं। आपके अखिलेश यादव जो अध्यक्ष है वो हरिद्वार में जाके आशीर्वाद ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? मेरा ये कहना है कि मतलब आरोप लगाने से पहले गिरेबान आपको झांकना पड़ेगा अपना। देखिए ये समय नहीं है, मैं बार बार यही कह रहा हूँ, कमियां गिनाने का ये समय है, सजेशन देने का। ये सारी इंसानियत के नाम पे एक बड़ी भारी भयावह स्थिति बन चुकी है। इसमें ये नहीं होगा कि 400 बैठते हैं और 400 नहीं है। अब देखिए उसके लिए सरकारें प्रयत्नशील अच्छा वाजपेयी जी सुनिए ना, एक सेकंड वाजपेयी जी, एक सेकंड, आपने राजनीतिक जवाब दे दिया वाजपेयी जी, एक मिनट राजनीतिक, इसका जवाब कौन देगा? ओके वाजपेयी जी एक सेकंड, राजनीतिक आरोप और जवाब हो गया। मैं ये पूछ रहा हूं, अभी भी आम आदमी भी ये सोच रहा है क्या पिछले साल, 1.25 साल, 1.5 साल में हमने तैयारी नहीं की क्या, या हम कंप्लेसेंट हो गए थे ना? ये तो मान लीजिए ना, इसीलिए एक बार हम वो कहते हैं ना सोते रह गए हम, यही हुआ ना वाजपेयी जी? नहीं ऐसा नहीं है मानक, ऐसा नहीं है। जब हमने शुरू किया था तो कितने वेंटिलेटर थे हमारे पास? मेरे ख्याल से 400 साढ़े 400 वेंटिलेटर थे। और उसके बाद कितने हम लोगों ने बनाए, ये संख्या आप देख लीजिए, जरा चेक कर लीजिए। कितने हॉस्पिटल हमने बनाए, कितने टेम्परेरी गवर्नमेंट ने भी बनाए, स्टेट गवर्नमेंट ने भी बनाए। सब लोगों ने पूरे प्रयास किए और उसी का रिजल्ट ये आया कि कोरोना धीरे धीरे डाउन होता चला गया। लेकिन उसमें हमको अपने आप को भी दोष करना होगा। जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने धीरे धीरे लिमिटेशंस खोली, पाबंदियां हटाई, तो सब लोग एकदम फ्री महसूस करने लगे और उसी की चपेट में ये सेकेंड वेव आ गई। तो देखिए कैसे होगा ये मामला। इसीलिए ब्लेम गेम की बात नहीं है, ये है समस्या कि हमको मास्क लगाना पड़ेगा, हमको सेल्फ लॉकडाउन करना पड़ेगा। ये चीजें नहीं करेंगे तो कैसे रुकेगा? वैक्सीन हमने
लगाई, ओके, मैं समझ गया, गुमराह मैं समझ कर दिया, गया, वैक्सीन मैं लग समझ रही गया। है, तो वाजपेयी कह रहे जी ने, क्यों लग रही है? अब अरे वाजपेयी भैया, जी ने, सरकार है जिस तरीके से अब वाजपेयी जी ने जो भी कुछ हो रहा है उसकी सारी जिम्मेदारी देखिए वाजपेयी जी ने आम लोगों पर ही डाल दी। ओके क्लाइड, मैं ये कह रहा हूं, क्लाइड मैं ये कह रहा हूं, अभी आपने सुना राजीव जेटली ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि कोई भी मुख्यमंत्री पब्लिकली आकर केंद्र सरकार की किसी नीति का विरोध नहीं कर रहा है। अभी आपने अरविंद केजरीवाल को सुना, मैंने सुनवाया ना, वो भी बोले कि केंद्र ने हमेशा हमारी मदद की है, एक बार फिर से मदद करे। सिर्फ महाराष्ट्र को ही दिक्कत क्यों है, बाकी राज्य क्यों नहीं आरोप लगा रहे? आप लोग नहीं, तो आप ध्यान से नहीं सुन रहे मानक जी, लगता है मेरे ख्याल से। थोड़ा आप सुन लीजिए। सच्चाई अगर बयान करना है तो उसका विरोध करना आप कहते तो ये विरोध हम रोज करेंगे। सच्चाई जो है, और हमने कहा नहीं कि राज्य सरकार जो है ये नहीं कह रही कि केंद्र सरकार हमें कोई भी मदद नहीं कर रही, ऐसा हमने कभी नहीं कहा। अगर कहीं पर भी ऐसा कहा तो दिखा दीजिए। हम ये कह रहे हैं कि जितनी जरूरत है उतनी मदद नहीं कर रहे। दूसरे राज्यों में जहां बीजेपी का शासन है वहां ज्यादा मदद कर रहे, ये हम कर रहे हैं। हमने कभी नहीं कहा कि हम मदद कर ही नहीं रहे। तो ध्यान से सुनिए, ओके, सच्चाई है। और नहीं, पर दिल्ली में तो आपने अरविंद केजरीवाल को सुना, दिल्ली में तो बीजेपी की सरकार नहीं है। हमने एक बात कर रहे हैं, ट्वीट एक बात कर रहे हैं, दूसरी जगह पे एक बात कर रहे हैं। सच्चाई तो ये है, और मैं बार बार दोहराता हूं कि जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, और जहां बीजेपी की सरकार नहीं है वहां लोगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, और महाराष्ट्र के साथ यही है, यही कर रहे हैं कि जहां महाराष्ट्र में जरूरत है वहां नहीं कर रहे हैं। यानी जानबूझकर आपका आरोप है, जानबूझकर आप कह रहे हैं महाराष्ट्र के साथ भेदभाव हो रहा है। राजीव जेटली बोलिए। आपको मानक जी, सबसे ज्यादा वैक्सीन जो दी गई है वो महाराष्ट्र को दी गई है और राजस्थान को दी गई है। दोनों ही राज्य भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य नहीं है। सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन जो करी गई है वो गुजरात में करी गई है। तो आप ये देखिए कि जब आपको वैक्सीन सबसे ज्यादा मात्रा में दी जाती है, और आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों को दी जा रही है और हमें नहीं दी जा रही है, तो एक आंकड़ा मेरे सामने आप कहें तो मैं भी शेयर कर सकता हूं। और उसके अलावा एक एक चीज, एक एक प्रदेश के बारे में बताया गया कि कितनी कितनी वैक्सीनेशन हुई, कितनी वैक्सीनेशन बाकी पड़ी है, कितनी वैक्सीनेशन पाइपलाइन में है जो वैक्सीन सप्लाई करनी है, एवरेज डोज कितनी दी जा रही है रोज की। एवरेज डोज देने का किसका काम है? एवरेज डोज देने का काम राज्य सरकार का है, उनका। ओके, मेरे पास आज टाइम खत्म हो गया है, मेरे पास टाइम खत्म हो गया है। अभय दुबे नहीं जुड़ पाए तो जाहिर है, इसीलिए शमशान और कब्रिस्तान का जो आरोप राहुल गांधी ने लगाया है उस पर डिटेल में और बहस होती। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी बहुत शुक्रिया इस बहस के लिए भी आप सबका। राजीव जेटली, क्लाइड क्रास्तो, बहुत शुक्रिया। जूही सिंह, वाजपेयी जी आपका, और डॉक्टर राजीव रंजन, थैंक यू सो मच। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा News 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।